हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। रिवीजन गुरु 07 चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आज मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ क्लास 12 यानी इंटर की सीरीज़ का, इंटर के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ को मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो है ना, आपको बहुत सारे फ़ायदे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलने वाले हैं। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, आपको ज्योग्राफी के पेपर का प्रीवियस ईयर 2023 के सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूँ उनको। और आप सभी लोग अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि समय समय पर जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रही। और जो भी मैं पिछली वीडियो बनाया हूँ क्लास 10th की, बीपीएससी की सारी जो है ना, सारी वीडियो का जो है प्लेलिस्ट है हमारा बना हुआ है। अगर आप हमारे उस वीडियो से फ़ायदा लेना चाहते हैं तो कृपया आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके क्लिक कर सकते हैं और आप इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। तो आज से मैं इंटर की सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें पहला मैं ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहा हूं आप सभी के बीच। जैसा कि आप सभी को पता है कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं ये मोटिवेशनल लाइन क्या है। तो जब कहते हैं कि जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो आपको लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। स्वाभाविक है कि अगर आप समस्याओं पर ध्यान लगाते हैं तो लक्ष्य आपका दिखना बंद हो जाता है, लेकिन अगर आप लक्ष्य पे ध्यान लगाते हैं तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो दिखनी बंद हो जाएगी। तो इसलिए आपको हमेशा अपनी समस्याओं पर नहीं बल्कि अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा, जिससे कि आपके जितने भी समस्याएं हैं वो ऑटोमेटिक आपको दिखनी बंद हो जाए। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। तो ये मोटिवेशन लाइन आपको कैसी लगी ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं क्लास 12 के ज्योग्राफी के पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस MCQs को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ये आपका ज्योग्राफी 12 का 2023 के जो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और उनके उत्तर इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं आपको। और आप देख सकते हैं कि आपकी ज्योग्राफी में 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाता है, जिसमें कि आपके कुल MCQ जो होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो पूर्णांक 70 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें कि आपको देख सकते हैं यानी कि 70 मार्क्स के आपके एग्जाम होते हैं ज्योग्राफी में, क्योंकि 30 मार्क्स के तो आपके प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में होते हैं इंटर की परीक्षा में। तो आइए इसमें देखते हैं 1 से 70, आप देख सकते हैं 1 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से आपको एक सही है और आपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर आपको चिन्हित करना है और आपको 35 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं, अगर आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय अगर आपको दिया जाता है तो 15 मिनट आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए दिया जाता है। इसलिए आप जो है ना कि क्वेश्चंस को सबसे पहले 15 मिनट एकदम आसान शांति से पढ़ें और पढ़ने के बाद पहले आप सभी क्वेश्चंस को छांटने का प्रयास करें कि कौन से क्वेश्चंस आपको आसान लग रहे हैं और उन क्वेश्चंस को आसानी से सबसे पहले आप छांटें और छांटने के बाद जो है आप 35 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करें और जो आपके भारी क्वेश्चंस हैं यानी जो आपको थोड़ा हार्ड लग रहे हैं उस क्वेश्चंस को आप स्किप कर दें। तो ये स्मार्ट तरीका है जो आप एग्ज़ाम में इसे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपके एक भी मार्क्स इधर उधर नहीं होंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से पूरे के पूरे 70 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, इसमें एक भी क्वेश्चंस हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, क्या पता ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अगले एग्जाम में आपको पूछ दिया जाए। बेशक है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यह एग्जाम में रिपीटेड ज़्यादातर होते हैं। इसलिए अगर आप इंटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रामबाण साबित होने वाली है ये क्लास आपके लिए, इसलिए आप इस क्लास को ज़रूर देखें और अंत तक बने रहें। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? तो पहला का जो आंसर ऑप्शन दिया आपको गंगा, दामोदर, हुगली, यमुना। तो कोलकाता पतन आपको जो है ना, जानते हैं कोलकाता में आपको हुगली नदी है और हुगली नदी पर ही यह स्थित है कोलकाता पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित पतनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है? अगर बात करें तो निम्नलिखित पतनों में से, पतन मतलब आप समझेंगे, पतन मतलब ये बंदरगाह है, पतन मतलब क्या होते हैं बंदरगाह। तो कौन भारत के पूर्वी तट पर, तो निम्नलिखित पतन में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो आपको देख सकते हैं इसमें ऑप्शन है मुंबई, मार्मागोआ, कांडला और पारादीप। तो 2 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पारादीप जो है ना आपके पूर्वी तट पर स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक प्रदूषित कौन है? तो निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी आपको जो है ना यमुना नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी में से एक मानी जाती है। 3 का आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है?
तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के कारण है? ऑप्शन है प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या भूमि प्रदूषण। तो 4 का जो आपका आंसर हो जाएगा, 4 का आंसर होगा बी, यानी ये वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण वर्षा का एक कारण है। इसका नमामि गंगे परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो नमामि गंगे परियोजना गंगा नदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना कहाँ पे, किस राज्य में हीराकुंड परियोजना? तो हीराकुंड परियोजना आपको जो है ना उड़ीसा राज्य में, किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की नदी है? तो आप जानते हैं दक्षिण भारत की नदी कौन सी है? इसमें से आपको कृष्णा नदी दक्षिण भारत की नदी है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं कि विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी है? तो विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती ऑप्शन दिया हुआ पेरिस, लंदन, दिल्ली या मैनचेस्टर। तो जो 8 का आपका आंसर होगा, 8 का आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि आपका जो है लंदन विश्व की सबसे प्रथम नगरीय बस्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिग इंच संबंधित है। बिग इंच किससे संबंधित है? रेल मार्ग से, वायु मार्ग से, पाइपलाइन से या फिर जल मार्ग से? तो बिग इंच संबंधित है। 9 का आपका आंसर होगा सी, वो पाइपलाइन से संबंधित है। अगली क्वेश्चन है बिहार का सबसे कम साक्षर राज्य। देखिए ये क्वेश्चन कितने मजेदार। बिहार का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? राजस्थान, झारखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गोवा। तो इसमें आपको बिहार जो है ना सबसे कम साक्षर राज्य है। हमारा बिहार कितना पिछड़ा हुआ है जिसमें कि सबसे कम साक्षर राज्य है, देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको प्रीवियस ईयर 2023 के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व के मामले में बात करें तो सबसे कम किसकी है? तो 11 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट है आपका कि सबसे कम घनत्व वाला राज्य, तो ये आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1.64। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो 1.64% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पुरुष प्रवास का क्या कारण है? तो भारत में पुरुष प्रवास का तो क्वेश्चन है कि भारत में पुरुष प्रवास का क्या कारण है? शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय या इनमें सभी? अगर पुरुष प्रवास की बात करें तो 13 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी जो है ना पुरुष प्रवास के कारण। इसके बाद क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता कितनी है? 63%, 73%, 74.004% या फिर 65%। तो जो 14 का आपका आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि 74.04% 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई की बात करें तो 15 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसमें आपका आंसर हो जाएगा। 1.5 मीटर, 1.6 मीटर, 1.7 मीटर नहीं, बल्कि इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन, 16 नंबर का क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? 1948, 1995, 2000 में या 2005 में? तो 16 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि 1995 में। WTO की स्थापना 1995 में हुई। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WTO का मुख्यालय आपका जेनेवा में स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आबादान का उदाहरण है। आबादान किसका उदाहरण है? तो 18 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा आबादान ए, यानी कि तेल का उदाहरण है। किसका है? तेल के जो पत्तन है उसका उदाहरण आबादान। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो इसमें आपको ऑप्शन है मक्का, जेरूसलम, वाराणसी, इनमें सभी। तो आपको पता होना कि सांस्कृतिक नगर इनमें से सारे के सारे हैं, है ना, ये सभी सांस्कृतिक नगर। मक्का जो है मुस्लिमों का सबसे हज यात्रा जो है वही करते हैं, वो तीर्थ स्थल है। जेरूसलम है, इसके बाद वाराणसी है सबसे ज़्यादा तीर्थ स्थल। तो 19 का आपका डी आंसर हो जाएगा। आइए अब चलते हैं हम लोग 20 नंबर के सवाल में। 20 नंबर में सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? अगर इसकी बात करें तो सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? गोलाकार, रेखीय, आयताकार, सीढ़ीनुमा। तो 20 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी होगा। वो आंसर क्या हो जाएगा? बी, रेखीय बस्ती मिलती है। मेगापोलिस का अर्थ होता है, मेगापोलिस मिलियन सिटी, नगर सिटी, मेगा सिटी या विशाल नगर। तो 21 का जो आपका आंसर होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि मेगापोलिस का अर्थ होता है विशाल नगर। इसके बाद राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो 22 का क्या होगा? आंसर सी, ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा लोह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो 23 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो सी हो जाएगा, यानी ये जमशेदपुर में टाटा लोह इस्पात संयंत्र स्थित है। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है। टाटा लोह इस्पात जमशेदपुर में और राउरकेला उड़ीसा में। तो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है?
तो 25 नंबर का जो आपका आंसर होगा, ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है, तो इसका आंसर होगा बी, यानी आपका महाराष्ट्र में यह है। इसके बाद नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी। नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी, तो 26 नंबर का आपका हो जाएगा सी, ये 1991 में लागू की गई थी। इसके बाद पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो 27 नंबर का आपका आंसर होगा सी, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, इसकी 2015 में आप सभी जानते हैं नीति आयोग की स्थापना हुई, जिससे कि योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। पंपास कहाँ है, तो पंपास एक दक्षिणी कह सकते हैं दक्षिण अमेरिका के घास का मैदान है पंपास। 29 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए है, दक्षिण अमेरिका के घास का मैदान। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्मिंघम कहाँ है, तो बर्मिंघम कहाँ है, बर्मिंघम भारत में या ग्रेट ब्रिटेन में या फिर ऑस्ट्रेलिया में, तो बर्मिंघम आपको अगर बात करें तो यह 30 नंबर का आपका आंसर होगा बी, यानी वो ग्रेट ब्रिटेन में आपको देखने को मिलता है बर्मिंघम। ठीक है। इसके बाद कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है, कच्चा लोहा में मैग्नीज को मिलाकर क्या बनाया जाता है, इस्पात, सोना, अभ्रक, चांदी। तो कच्चा लोहा में आपको मैग्नीज मिला करके यानी आपको इस्पात बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाओं में से संबंधित है, तो तृतीय क्रियाओं से कौन संबंधित है, अगर आप 32 नंबर की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें सभी सारे परिवहन, संचार और सेवाएं, ये सारे संबंधित हैं तृतीय क्रियाएँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल कॉलर का संबंध है प्राथमिक क्रिया से, द्वितीय क्रिया से, तृतीय क्रिया से, पंचम क्रिया से। तो लाल कॉलर का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, प्राथमिक क्रिया से ये संबंधित है लाल कॉलर। इसके बाद विश्व में सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी कब, तो 1853 में मुंबई से थाने तक चली थी, ये आप सबको पता होगा। इसके बाद विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है, 35 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा वो ए, यानी कि ये जो है ना यूरोप में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र। भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष क्या है, भारत में जनगणना के सबसे महान विभाजक वर्ष की बात करें तो 36 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1921 में आपको जो है ना भारत की जनगणना का महान विभाजक वर्ष माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिसंचरण की धमनियाँ संबंधित है, परिसंचरण की धमनियाँ किससे संबंधित है, तो 37 नंबर का आपका आंसर होगा डी, यह इनमें सभी यानी कि सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से या फिर जल मार्ग, इन तीनों से संबंधित है परिसंचरण की धमनियाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मानव भूगोल के संस्थापक किसे माना जाता है, तो मानव भूगोल के संस्थापक हेडजल महोदय को माना जाता है, आप सभी जानते हैं। इसके बाद मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, तो मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है, मानव भूगोल से, भौतिक भूगोल से, दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, ये आपको इनमें से दोनों से ही संबंधित है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो अगले क्वेश्चन 40 नंबर का, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत की बात करें तो ये जो है पुरानी रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखें, अभी तो हमारे पास 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार ही है, क्योंकि अभी नई जनगणना नहीं आई है, नई जनगणना की रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन कुछ लोग अपने अपने अलग अलग मत के अनुसार बताते हैं कि अब भारत जो है, वैसे भी भारत सच में भारत अब जो है पहले स्थान पर जनसंख्या के मामले में पहुँच चुका है, जबकि यहाँ पर बात करें तो विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का इससे पहले दूसरा स्थान था। 2011 की जनगणना के अनुसार वो दूसरे स्थान पर भारत है, लेकिन अब जो जनगणना होगी इसमें भारत पहले स्थान पर पहुँच जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाते हैं, प्रवासी वैसे व्यक्ति जो नए स्थान पर जाते हैं वो अप्रवासी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अप्रवासी। विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है, तो पूरे विश्व की जनसंख्या का बात करें तो कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है, तो 42 नंबर का आपका आंसर होगा, यानी कि कुल यानी 60% जनसंख्या जो है ना आपको सिर्फ एशिया में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है, जहाँ पे खनन नहीं होता, तो झरिया में, रानीगंज में, खेतरी में, पटना में कोई खनन नहीं होती है, बाकी सब जगह खनन होती है। इसके बाद आपको सिंगरेनी है, 44 नंबर का हो जाएगा। सिंगरेनी क्या है, तो सिंगरेनी आपको एक खनन नगर ही है सिंगरेनी, 44 नंबर का आंसर हो जाएगा ये खनन नगर है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, रबी की फसल की बुआई कब होती है, तो आप सभी जानते हैं रबी की फसल की बुआई कब होगी, तो यह जो है 45 नंबर का आपका आंसर होगा ए, रबी की फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर महीने में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूँ फसल उदाहरण है, तो गेहूँ फसल किसका उदाहरण है, तो 46 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, वो रबी फसल की उदाहरण है गेहूँ फसल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा, चावल उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है, तो 47 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी पश्चिम बंगाल, आप सभी जानते हैं चावल में सबसे आगे है। जबकि बात करें कपास उत्पादन 48 नंबर का, उसमें अग्रणी राज्य कौन सा है, तो 48 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, उसमें सबसे ज़्यादा गुजरात कपास उत्पादन में नामी है। अगली बात करें तो निम्न में से किस में टेनिन पाई जाती है, तो टेनिन किस में पाई जाती है, 49 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, चाय में सबसे ज़्यादा टेनिन पाई जाती है। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं कि पृथ्वी का कुल कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है,
अलवणीय जल 2%, 3%, 4% या फिर 1%। बात करें तो अलवणीय जल का प्रतिशत ओनली 1% आपको जो है ना आंसर हो जाएगा 50 का कम से कम 3% कह सकते हैं आपके अलवणीय जल है। कितने प्रतिशत? 3%। निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज की बात करें तो लोहा, मैग्नीज, तांबा, इनमें सभी। धात्विक खनिज की बात करें तो इनमें आपको सारे जो है ना धात्विक खनिज होंगे। 51 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद है बेलाडेला प्रसिद्ध है। बेलाडेला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडेला की बात करें तो 52 नंबर का आपका आंसर होगा ए, यानी कि यह लौह अयस्क उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? तो गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? 53 नंबर का आपका आंसर होगा ए, यानी लौह अयस्क से यह संबंधित है। अगली क्वेश्चन है बॉक्साइट उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? 54 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो ए हो जाएगा। उड़ीसा से यह संबंधित है बॉक्साइट उत्पादन। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या सौर ऊर्जा। तो आप सभी जानते हैं नवीकरणीय स्रोत जिससे नया कर सकते हैं। कोयला को तो आप नया नहीं कर सकते हैं, पेट्रोल को नया नहीं कर सकते हैं, एक बार जल गया। प्राकृतिक गैस को भी नया नहीं कर सकते हैं आप, सौर ऊर्जा को नया कर सकते हैं। तो नवीकरणीय स्रोत आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कलपक्कम किस राज्य में है? तो बात करें 56 नंबर का, कलपक्कम किस राज्य में है? तो 56 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा कलपक्कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का केंद्र बिंदु है। विकास का केंद्र बिंदु संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनमें सभी। तो आप सभी जानते हैं ये सारे विकास के केंद्र बिंदु कह सकते हैं इसको। 57 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? जनसंख्या वृद्धि बात करें तो सीधी बात है आपका एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 59 नंबर में निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? लिंगानुपात क्या होता है? मतलब कितने महिलाओं पे कह सकते हैं, कितने पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को आप लिंगानुपात कह सकते हैं। पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात। तो यहाँ दिया हुआ है कि आपको निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात सबसे अधिक है? जापान का, फ्रांस का, चीन का या फिर लैटविया का। 59 नंबर का आपका आंसर होगा डी, लैटविया का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया है? तो मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया है? 60 नंबर का आपका आंसर होगा ए, इसका डॉक्टर महबूब उल हक ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? कृषि, वानिकी, आर्किट, इनमें सभी। तो 61 नंबर का आपका आंसर होगा डी, इनमें सभी ये संबंधित है आपको प्राथमिक क्रियाकलाप से। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो 62 नंबर का आपका आंसर होगा सी नंबर, ये जो है ना गेहूँ क्या रोपण फसल है? ये रोपण फसल नहीं है, बाकी सारे रोपण फसल है। इसके बाद है 63 में पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो पशुचारण की बात करें किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, वो हो जाएगा आंसर ए, वो प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नागपुर योजना संबंधित है। नागपुर योजना किससे संबंधित है? तो 64 नंबर का आपका आंसर होगा ए, सड़क परिवहन योजना से संबंधित है। अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार की बात करें तो वो आपको हल्दिया से, इलाहाबाद से हल्दिया तक इसका विस्तार है। इसके बाद अगली क्वेश्चन 66 नंबर में हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ पाइपलाइन हजीरा अवस्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है। ये क्वेश्चन आपको जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित कहाँ है? तो 66 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, यह जो है आपको महाराष्ट्र में स्थित, गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? किस राज्य में कोंकण रेलवे का विस्तार नहीं है? तो 67 नंबर का आपका आंसर होगा ए, गुजरात में कोंकण रेलवे का विस्तार नहीं है। बाकी गोवा आपको महाराष्ट्र, कर्नाटक सभी जगह पाए जाते हैं। ये यहाँ पे इसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? 1852 में, 1862 में, 1853 और 1854 में। तो 68 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, आपको 1853 में इसका जो है ना भारतीय रेलवे की स्थापना हुई। अगले क्वेश्चन को देखिए तो इनसेट का संबंध किससे है? तो इनसेट का संबंध किससे है? 69 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, आपको उपग्रह संचार से संबंधित है इनसेट। उपग्रह, इनसेट का संबंध किससे है? तो उपग्रह से। अब देखिए भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में, और एक क्वेश्चन और था कि भारतीय रेलवे की शुरुआत कब से कब हुई थी? तो 1853 में। यानी एक क्वेश्चन लगभग रिपीटेड क्वेश्चन 2 बार दे दिया इसमें। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें 70 नंबर में, भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा है? तो बात करें तो भारत का सबसे बड़ा पतन आपको मुंबई के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा पतन वो हो जाएगा मुंबई आपका। इस प्रकार आपके जो है ना ये टोटल 70 क्वेश्चन थे जो MCQs मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया हूँ। और इस वीडियो से आपको कितने ज़्यादा फ़ायदे मिल रहे हैं आप ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको और भी किसी भी सब्जेक्ट की इस टाइप की वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए,
ताकि मैं आपको समय पड़ने पर और भी बहुत सारे वीडियो को ला सकूं। तो आपको और भी क्वेश्चंस कुछ देख सकते हैं। इसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको 20 प्रश्न देते हैं, जिसमें 10 प्रश्न के आपको उत्तर देने होते हैं। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका भी डिस्कशन आपको करवा दूंगा अगली वीडियो में। तो आपको अगर इस टाइप की वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। शुष्क कृषि क्या है, प्रवास के 2 प्रतिकर्ष कारकों का उल्लेख कीजिए, मेगा सिटी क्या है, वर्षा जल संग्रहण तकनीक क्या है, जनसंख्या संगठन क्या है, निश्चयवाद संभववाद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद आपको है भूमध्य सागरीय कृषि का महत्व बताइए, ऊर्जा के 2 नवीकरणीय स्रोतों का उल्लेख कीजिए, भारत के 4 तांबा उत्पादक केंद्रों का उल्लेख कीजिए, भारत में 4 सूती वस्त्र केंद्रों का उल्लेख कीजिए, मानव विकास से आप क्या समझते हैं, ऋणात्मक व्यापार संतुलन क्या है। ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको ये पूछे गए हैं। उत्तर भारत के 2 लौह इस्पात उद्योग केंद्रों के नाम लिखिए, भू निम्नीकरण के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए, वायु प्रदूषण तथा प्रदूषक में अंतर बताइए, भारत के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का नाम लिखिए, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, अशोधित मृत्यु दर की गणना कैसे की जाती है, आयु की संरचना का महत्व क्या है, आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। इस प्रकार आपके 20 क्वेश्चन है और इसमें से आपको छांट करके ओनली 10 क्वेश्चन आपको ईजी क्वेश्चन छांटने हैं और उसे लिखने हैं आपको एग्जाम में। और आइए लॉन्ग क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन आपको लॉन्ग दिए हुए हैं, जिसमें कि आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं। पहला क्वेश्चन, जननांगीय संक्रमण क्या है, इनकी 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए, रोपण कृषि के बारे में लिखिए, आप कार्यों के आधार पर नगरों की विवेचना कीजिए, और ध्वनि प्रदूषण के बारे में आप लिख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वेज नहर के मार्गदर्शन। और ये एक मैप वाला पिक्चर आपकी ज्योग्राफी में ज़रूर मिलते हैं, तो मैप की भी प्रैक्टिस आपके लिए अनिवार्य है। इसमें मैप में आपको दर्शाना होगा, जबकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं अगर आप बनाएंगे तो। अगर आपको मैप की नॉलेज है तो आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं और आसानी से आप जो है ना 5 अंक अर्जित कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका जो है ना ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपको PBI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के थे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जानते हैं कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए आप सबके लिए यह वीडियो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट अहम होने वाली है। तो जो भी बच्चे इंटर की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो हमारे इस चैनल पे बने रहिए। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।